नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, हमने बात स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। एक नई बुक स्टार्ट की थी हमने सेकंड ईयर में, जिसमें मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे थे हम। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लिया था, साथ ही हमने पूरा सिलेबस के बारे में भी देख लिया था। तो देखो, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करने वाले हैं, कुछ नई चीज बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कल, स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसके बारे में पढ़ा जाता है? स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ा जाता है? स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा जाता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई प्रिज्म लें और प्रिज्म के अंदर से क्या गुजारे, कोई प्रकाश की किरण को गुजारे, सफेद प्रकाश की किरण को गुजारे, तो जो प्रकाश की किरण है वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है, ठीक है। वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। तो रंगों का इस प्रकार का जो प्रदर्शन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उसको ही हम क्या बोल रहे थे? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और विज्ञान की वह शाखा जहां पे स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। The branch of chemistry in which we study about the spectrum of any molecule is known as spectroscopy, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो गई थी हमारे पास। अब हम आगे की बात देखते हैं कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। अच्छा, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तो सुना होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सुना होगा, या विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में सुना होगा। इस तरीके से देखो, ये हमारे पास काम में आने वाली है, विद्युत चुंबकीय तरंग काम में आने वाली है पूरी की पूरी यूनिट में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। देखो, नाम में पता लग रहा है कि विद्युत और चुंबक, ठीक है, दो तरह की तरंगों से मिलकर बना हुआ है, दो तरह के क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। देखो, हमारे पास क्या होता है, ये तीन अक्ष हैं। हमारे पास यहाँ क्या है? तीन अक्ष हैं। अब देखो, हमारे पास जैसे मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? इस तरीके से ये हमारे पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, तो वहां पे जो तरंग होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग बोल रहे हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी तरंग जहां विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तो ऐसी तरंग क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। ये मैंने किसकी बात की? विद्युत चुंबकीय तरंग की। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, ना। वैसे एग्जाम में नहीं पूछ रहा कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग, लेकिन आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी यूनिट में हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखो हमारे पास विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है, हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? रेडिएशन है। और हमने कोई पदार्थ ले लिया। ठीक है, अब देखो विद्युत चुंबकीय विकिरण को हमने पदार्थ पे डाला। ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं इसकी परिभाषा भी लिखूंगा। हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण को किस पे डाला? पदार्थ पे डाला। पदार्थ पे डालने के बाद जो विद्युत चुंबकीय विकिरण बाहर निकलती है उसका विभाजन हो जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। ठीक है, और जो ये किरण बाहर निकलती है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, एक मशीन होती है, वहां पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जो रिकॉर्डिंग से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है ना, रिकॉर्डिंग से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो स्पेक्ट्रम की मशीन आपने कुछ देखी होगी इस तरीके से, हॉस्पिटलों में इस तरीके से ऐसे देखी होगी, तो वो भी हमारे पास क्या है? स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ईसीजी निकालते हैं ना, उसमें भी हमारे पास क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, शरीर के अंगों पे क्या डालते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण डालते हैं, है ना। और विद्युत चुंबकीय विकिरण डालने के बाद जो विकिरण होती है उसका विभाजन हो जाता है, तो कुछ ऐसा चित्र प्राप्त होता है हमें, है ना। हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, तो वही हमारे पास क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। पदार्थ के कणों व विद्युत चुंबकीय विकिरणों, शॉर्ट में लिख देता हूं, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंतरक्रिया से पदार्थ के कणों व विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंतरक्रिया से विद्युत चुंबकीय किरणों का विभाजन होता है। किरणों का विभाजन होता है। ठीक है, किरणों का क्या होता है? विभाजन होता है, जिसकी रिकॉर्डिंग से प्राप्त स्पेक्ट्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। रिकॉर्डिंग से प्राप्त स्पेक्ट्रम, या फिर जो चित्र प्राप्त होता है ना, चित्र भी लिख सकते हैं इसको हम, है ना। चित्र भी लिखा हुआ मिल जाएगा, चित्र ही मिलता है हमको। एक आपने देखा होगा ईसीजी कराते हैं, उसमें इस तरीके की वेव्स आती है। ठीक है, अब देखो जो ये हमारे पास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है वो दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप कहोगे कौन कौन से? एक तो हमारे पास होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रम। और एक हमारे पास होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखो अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो पहले हम किसकी बात करते हैं? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या?
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है वो यहां पे ध्यान से देखना। देखो हमारे पास कोई पदार्थ है, पदार्थ में से हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण को क्या है गुजारा, विद्युत चुंबकीय विकिरण को गुजारा। तो जो किरण है ना, किरणों का कुछ भाग पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, आप कहोगे कैसे पता लगा? देखो जब हमने किरण यहां पे डाली, हमने जितनी तीव्रता की किरण डाली उससे कम तीव्रता की किरण बाहर निकली। जब मैंने किसी पदार्थ पे विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली तो दूसरी तरफ से कम तीव्रता की विकिरण बाहर निकल के आई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो विकिरण है उसका कुछ भाग पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। उसका कुछ भाग किसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया? पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ठीक है, तो जब हमारे पास पदार्थ के द्वारा प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाए और उसके बाद जो हमारे पास स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हम यहां पे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, हम यहां पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जब किसी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय किरणों को गुजारा जाता है, किरणों को गुजारा जाता है, तो किरणों का कुछ भाग पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अगर पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय किरणों को गुजारे तो पदार्थ का कुछ भाग किरणों का कुछ भाग पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? तो प्राप्त स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरण को गुजारा, पदार्थ ने किरणों का कुछ भाग अवशोषित कर लिया, तो अवशोषण के बाद हमारे पास जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोल रहे हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा जो स्पेक्ट्रम होता है यहां पे हमें काली रेखाएं मिलती है। ठीक है, जब हमें ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है तो कहीं कहीं काली रेखाएं मिल रही है। काली रेखाएं मिलने का मतलब क्या है? कि वो भाग पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। ठीक है, हमें काली रेखाएं मिल रही हैं स्पेक्ट्रम में, तो इसका मतलब है वो भाग पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई? अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। आगे किसकी बात करते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की। किसकी? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की। अब ये क्या चीज होती है? ठीक है, अब देखो हमारे पास कोई पदार्थ है, इसको हमने कुछ ऊर्जा दी, हमने पदार्थ को ऊर्जा दी या बोल सकते हैं पदार्थों पे विकिरण डाली। तो देखो यहां पदार्थ के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये देखिए यहां पे पदार्थ के द्वारा ऊर्जा
उत्सर्जित होती है, यानी कि बाहर निकलती है। वहां क्या हो रहा था, वहां पदार्थ के द्वारा जो ऊर्जा है वो अवशोषित हो रही थी, यहां पे उत्सर्जित हो रही है, इमिट हो रही है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी का इमिशन हो रहा है। तो यहां पे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यानी कि कोई प्रकाश की किरण डाली और जब हमारे पास विद्युत चुंबकीय विकिरण यहां से निकलकर आई तो वो ज्यादा इंटेंसिटी की मिली, तो वो ज्यादा इंटेंसिटी की मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के अंदर से भी कुछ ऊर्जा निकली है, पदार्थ में से कुछ एनर्जी निकली है। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रिया से हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। जब किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है, जब किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, ऊर्जा दी जाती है तथा अतिरिक्त ऊर्जा पदार्थ के अणुओं द्वारा उत्सर्जित की जाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, जब पदार्थ के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकाली जाए तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और अगर ग्रहण की जाए यानी कि अवशोषित कर ली जाए तो अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इनको क्या बोल रहे हैं हम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो आज हमने किसकी बात की, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात की, विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात की। ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो ये इन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से यंत्र काम में आते हैं, वो बात भी हमें आगे करनी है। ठीक है, तो वो बात हम करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।